स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। देहरादून के प्रेमनगर थाने में एक पुलिस दरोगा हर्ष अरोड़ा और शासन में अपर सचिव अमरेंद्र चौहान के बीच तीखी बातचीत का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरोगा जी इतने क्रोधित नजर आ रहे हैं कि वो प्रोटोकॉल भी भूल गए हैं कि सामने अपर सचिव से बात हो रही है। मामला जमीन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। राजधानी के प्रेमनगर में राज्य स्तरीय अनुसंधान और वित्त प्रशिक्षण केंद्र है। इस प्रशिक्षण केंद्र के पीछे कुछ प्रभावशाली लोगों की जमीन है। सूत्र बताते हैं कि जमीन का मालिक चाहता है कि उसे प्रशिक्षण केंद्र से रास्ता मिले। बताया जा रहा है कि 2 बार सरकारी दीवार को गिराया भी जा चुका है। दोनों बार पुलिस को तहरीर दी गई है, लेकिन पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया। अब जब केंद्र के अधिकारी दीवार बनाने लग गए तो प्राइवेट लोगों के पक्ष में पुलिस कथित रूप से काम रुकवाने पहुंच गई। इसके बाद जो हुआ वो वीडियो दिख रहा है। इस घटनाक्रम को शासन ने गंभीरता से लिया, साथ ही पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रखे हैं। करके दिखाओ पे बात यहाँ पर। क्या विवाद? मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग विवाद कर रहे हैं। यहाँ पे डीएम साहब ने परसों पटवारी को भेजा है, वो नाप जोक करके गया है। आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? ऐसे बात करूंगा। ये मेरा क्षेत्र है, अगर विवाद हो रहा हूँ सर, काम शुरू करो, काम करो। देखो किस तरीके से बात कर रहे हैं मुझसे? मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहे हैं आप? 2 हफ्ते से हमने आपको कंप्लेंट कब दी है सर कंप्लेंट? मेरे पास अभी कंप्लेंट आ रही है। मेरे पास अभी एसओ साहब का फोन आ रहा है। मैं छुट्टी से वापसी आके सीधे यहीं आ रहा हूँ। चौकी पे दी आपके। कौन सी कंप्लेंट दी है आपने? डीएम साहब के आदेश पे। किसकी पैरवी कर रहा हूँ सर मैं? और किसके लिए? किसकी पैरवी कर रहा हूँ? आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? तो देहरादून के डोईवाला में दुर्गा चौक के पास तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी ने एक महिला को कुचल दिया और बताया जा रहा है कि महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। महिला शादी के कार्ड बांटने के लिए पैदल जा रही है। फॉर्च्यूनर ने सड़क किनारे खड़ी एक बाइक और एक कार को टक्कर मार दी और घटना के बाद से फॉर्च्यूनर सवार फरार हो गया है। पुलिस ने गाड़ी की धरपकड़ के लिए टीम का गठन किया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। डोईवाला में बेकाबू फॉर्च्यूनर का कहर। महिला को कुचला और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शादी का कार्ड बांटने जा रही थी महिला। विकासनगर के पचवादुन क्षेत्र में एमडीडीए का बुलडोजर एक्शन भी लगातार जारी है और बाढ़ वाला क्षेत्र में एमडीडीए की टीम ने 20 बीघा प्लॉटिंग में बने अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है और दोबारा निर्माण शुरू करने पर कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दे दी है। पहले भी यहां पर एमडीडीए की टीम ने बुलडोजर से कार्रवाई की थी। हल्द्वानी के चौंसला गांव की डेमोग्राफी अचानक से पिछले 1-2 साल के भीतर अब बदल गई है, लेकिन इस डेमोग्राफी बदलाव में पटवारी की भूमिका बड़ी संदिग्ध नजर आई है। और उसके बाद पटवारी को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन लोग इतने से ही संतुष्ट नहीं हैं। हल्द्वानी शहर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर ये है चौंसला गांव। घने जंगल के बीच मौजूद ये गांव अभी तक लोगों की नजरों से दूर रहा, लेकिन पिछले कुछ महीनों में डेमोग्राफी बदलाव की ऐसी खबर गांव से निकली कि वो सुर्खियों में आ गया। गांव में अचानक रामपुर, स्वार, मुरादाबाद, बिहार, संभल, अलीगढ़ से ऐसे 70 से ज्यादा मुस्लिम परिवार पहुंच गए, जिन्होंने गांव का नक्शा ही बदल डाला और उन्हें जमीन खरीदने और सरकारी जमीनों में कब्जा करवाने में पटवारी शबनम परवीन ने मदद की। अगर सरकारी भूमि पर कोई फैक्ट्री खड़ी हो गई तो एक कितना बड़ा विषय है, तो इसमें उन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर वो दोषी पाई गई, सस्पेंड दोषी पाने के बाद ही किया, तो उन्हें टर्मिनेट भी किया जाए। क्यों टर्मिनेट किया जाए? क्योंकि आगे से एक नजीर बने, कोई भी आदमी सरकारी भूमि पर कब्जा न होने दे। दरअसल चौंसला गांव में साल 2021 में फैक्ट्री का निर्माण किया गया। इस फैक्ट्री की आड़ में 5,500 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और फिर कई और जमीनों पर लाकर धर्म विशेष के लोग बसने लगे। प्रशासन ने डेमोग्राफी चेंज पर आंखें बंद करने वाली पटवारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उनकी पिछली भूमिकाओं की जांच भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पटवारी शबनम परवीन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पिछली पोस्टिंग्स के दौरान भी ऐसी ही कोशिश की है।
चौसला में बीच में जांच की गई। जांच में ये संज्ञान में आया कि एक फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। उस फैक्ट्री के द्वारा 520 स्क्वायर मीटर लैंड, जो गवर्नमेंट लैंड है बंजर श्रेणी की, उस पर कब्जा किया गया है। जांच में ये भी पाया गया कि 2021 में फैक्ट्री बनना शुरू हुई और 2022 में जाके वो पूर्ण रूप से निर्मित हुई है। तत्समय जो उस क्षेत्र में पटवारी तैनात थी, फतेहपुर पटवारी क्षेत्र है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई, ना ही कोई बेदखली करने के संबंध में कोई भी कार्रवाई की गई है। हालांकि शबनम परवीन ऐसी पहली पटवारी नहीं जिसने डेमोग्राफी के इस बदलाव पर आंखें बंद की हों या जानकारी अपने आला अधिकारियों से छिपाई हों। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक कई अन्य पटवारी भी हैं जो इस खेल में शामिल रहे। ऐसे में सरकार के रडार पर अब इनके कारनामे भी हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब सड़कों और सार्वजनिक जगहों के नाम बिना शासन की इजाजत के नहीं बदले जा सकेंगे। प्रदेश में कुछ निकायों ने शासन की मंजूरी के बिना ही सड़कों और सार्वजनिक स्थानों का नाम बदल दिया था। इस संबंध में अपर सचिव शहरी विकास गौरव कुमार ने सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारियों को लेटर भेजा है और साफ कहा है कि शासन की मंजूरी के बाद ही नाम में बदलाव होगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी का ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सम्मान किया है। ऊर्जा निगम की समस्याओं का समाधान करने पर सीएम धामी का सम्मान किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने ऊर्जा निगम के काम को सराहा है, निगम के कर्मचारियों के काम की जमकर तारीफ की है। सीएम धामी ने कहा कि ऊर्जा निगम के कर्मचारी प्रदेश को रोशन करने के लिए बारिश और तूफान में भी डटकर काम करते हैं। तार नहीं जोड़ते, केवल बिजली उत्पादन नहीं करते, केवल ट्रांसमिशन नहीं संभालते, बल्कि राज्य के सपनों को भी रोशनी देने का काम करते हैं। आप सभी अपनी ड्यूटी को धर्म मानकर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं प्रदेश की जनता की ओर से तीनों निगमों के सभी कार्मिकों को बहुत साधुवाद देता हूँ। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्य बनाने के दिशा में लगातार एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के नेता दायित्वधारियों की तीसरी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जल्दी ही तीसरी लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक तीसरी लिस्ट में 4 से 5 विधायकों का भी नंबर लग सकता है। कुछ बड़े डिपार्टमेंट हैं जहां दायित्व दिए जाने बाकी हैं, जिनमें अध्यक्ष बीकेटीसी, अध्यक्ष वन विकास निगम, अध्यक्ष जीएमवीएन, केएमवीएन, चारधाम विकास परिषद शामिल हैं, जिन पर कई विधायक भी टकटकी लगाए हुए हैं। निगम कुछ बोर्ड अभी भी बचे हैं जिनमें नियुक्तियां होनी प्रस्तावित हैं और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा इस पर विचार चल रहा है, इस पर मंथन हो रहा है और मुझे लगता है कि यथाशीघ्र ये जो महत्वपूर्ण पद हैं इन पर भी नियुक्ति होगी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव एक बार फिर से टल सकते हैं और इसके पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है चारधाम यात्रा। ऐसे में कब और कैसे हो सकते हैं चुनाव, क्या होगा आगे, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में नवंबर 2024 में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था। तब सरकार ने 6 महीने के लिए निवर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया था। इनका कार्यकाल भी अब जून में पूरा हो रहा है, यानी कि इससे पहले पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए। लेकिन बदले हुए हालात में ऐसा होता नहीं दिख रहा। पंचायतों के लिए जहां अभी तक आरक्षण तय नहीं हुआ है, वहीं 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। सरकार और सरकारी मशीनरी के आगे चुनौती ये कि वो यात्रा व्यवस्थाओं को देखे या पंचायत चुनाव कराए। पंचायत चुनाव इतने व्यापक लेवल पर होते हैं कि यात्रा व्यवस्थाओं के साथ साथ चुनाव कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। जब चारधाम यात्रा शुरुआती दौर में जो 10 लाख रजिस्ट्रेशन होगी तो पीक पर रहेगी, ऐसे में जो सारा प्रशासनिक अमला है और उसके अलावा जो परिवहन तंत्र है और स्वास्थ्य का जो तंत्र है, वो सारा का सारा यात्रा को सुचारू रूप से संपादित कराने में
लगा रहेगा, तो ऐसे में सरकार के सामने परिस्थितियां अनुकूल नहीं है पंचायत चुनाव कराने की। यात्रा या उन चीज़ों को लेके, क्योंकि कार्य तो सभी शासन प्रशासन में होते रहते हैं, लेकिन जो भी तैयारियां हैं उसकी हम गहनता से राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श करेंगे जब भी ऐसी स्थिति आएगी, और उसके बाद किसी निर्णय पर। 2019 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव कभी भी समय पर नहीं हो पाए। राज्य बनने के बाद पंचायतों का कार्यकाल 2001 में संपन्न हुआ, लेकिन चुनाव 2 साल बाद यानी कि 2003 में जाकर हो पाए। 2008 में भी 6 महीने की देरी से पंचायत चुनाव हुए। 2013 में पंचायत चुनाव होने थे, लेकिन साल भर तक प्रशासक बिठाए गए और नवंबर 2014 में जाकर पंचायत चुनाव हुए। लिहाजा इस बार भी पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर सियासत शुरू हो गई है। पार्टी का या सरकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे चुनाव कराने हैं, जब वो तैयार है तो दामी जी क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि भाजपा को हार का डर है। हमको यह भी समझना पड़ेगा कि चारधाम हमारा एक बहुत बड़ी आर्थिक रीढ़ है। लाखों लाख स्थानीय लोग उससे लाभान्वित होते हैं, उनका व्यापार प्रभावित होता है, उससे उनका पूरे वर्ष भर का जीवन यापन के लिए उसमें उनकी जरूरतें उसमें पूरी होती हैं। तो इसके लिए यह भी एक विषय है, मानसून में आने वाली आपदाएं भी एक विषय हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है इन सभी पक्षों को देखते हुए पंचायत के चुनाव के बारे में जनहित में निर्णय लेंगे। उत्तराखंड में 7,817 गांव हैं। हर गांव में कम से कम एक पोलिंग बूथ बनाया जाता है। इनके जरिए 55,000 से ज्यादा प्रतिनिधियों का चुनाव होना है। चुनाव में चारधाम यात्रा ही नहीं, जून से शुरू होने वाला मॉनसून सीजन भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में पंचायत चुनाव साल के अंत में भी शिफ्ट हो सकते हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मौसम को लेकर बड़ी खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार से रविवार तक के लिए अलर्ट जारी किया है। आंधी तूफान और तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इसे लेकर सभी जिलों को चौकन्ना कर दिया गया है। प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। रुड़की में पिरान कलियर में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। कोटा मुरादाबाद गांव में प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच मारपीट हुई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। विकासनगर की चौहड़पुर रेंज में लगभग 2.5 साल की मादा गुलदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मादा गुलदार का शव मिलते वन महकमे में हड़कंप मच गया। गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्रामीणों ने बताया मौत से पहले गुलदार ने एक चरवाहे पर हमला किया था, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुलदार के ऊपर चोट का कोई निशान नहीं है। डीएफओ का कहना है गुलदार काफी कमजोर लग रहा है और उसकी मौत का कारण भूख भी हो सकती है। और उस हमले के बाद जो है लोगों ने ऐसी जानकारी दी है कि उसके कुछ देर बाद इसकी डेथ हो गई है। तो प्रथम दृष्टया उसके शव को देखने से ये लग रहा है कि उसके पेट में खाने पीने की सामग्री बहुत कम ही रही होगी। हो सकता है ये भूख से मर गया हो। हल्द्वानी कोतवाली के कैंपस में बने हनुमान मंदिर में बीती रात चोर ने सेंध लगा दी और चोर कोतवाली के रास्ते मंदिर में आया। मंदिर का दरवाजा तोड़ा है, फिर दान पात्र से कैश और मूर्ति लेकर फरार हो गया। सुबह मंदिर का नजारा देख पुजारी भी हैरान रह गए। कोतवाली कैंपस में हुई चोरी से पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कोतवाली में बने मंदिर में चोरी से पुलिस की किरकिरी जरूर हो गई है। गणेश जी की मूर्ति चोरी होगी, शिव जी के परिवार चोरी हो गया और दिए चोरी हो गए और लोटे चोरी हो गए। अब कान्हा जी की बंसी चोरी हो गई। सभी पैसे से पैसे चोरी हो गए और ये दान पात्र भी तोड़ा है। दान पात्र भी तोड़ रखा है। देखिए कोतवाली कैंपस के समीप
ये हनुमान मंदिर था और इसमें कुछ ही घंटों में पुलिस द्वारा उसकी अरेस्टिंग करी गई है और अभी चेक करवाया गया तो 100% रिकवरी है इसमें। जो भी उसने तांबे और पीतल के बर्तन थे और जो मूर्तियाँ थी वो रिकवर हो चुकी हैं। नैनीताल के ट्रैफिक प्लान पर हाईकोर्ट ने आज एक और बड़ा आदेश दिया है और कोर्ट ने अशोक सिनेमा के पीछे बन रही पार्किंग निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि जब आदेश है कि मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माण नैनीताल में नहीं हो सकता तो ये पार्किंग निर्माण कैसे किया जा रहा है। जाम से बचाव के लिए कोर्ट ने HMT रानीबाग की जमीन पर पार्किंग निर्माण कर वहां से शटल सेवा का प्लान तैयार करने को कहा है। सुनवाई के दौरान IIM काशीपुर के निदेशक ने कई सुझाव कोर्ट को दिए हैं। कोर्ट ने 21 अप्रैल को अन्य विभागों की पूरी लिस्ट के साथ कोर्ट में पेश होकर प्लान बताने के निर्देश दिए हैं। और उत्तराखंड में वक्फ संशोधन कानून को बीजेपी इनकैश करना चाहती है। सीधे तौर पर पार्टी की नजर उन 16% मुस्लिम वोटर्स पर है जिनका वक्फ संशोधन बिल से सरोकार है। इसके लिए पार्टी ने गांव-गांव में पसमानदा समाज के बीच जाने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को बीजेपी ऑफिस में प्रदेश भर से बीजेपी के पदाधिकारी जुटने वाले हैं। मौका होगा वक्फ संशोधन बिल में लाए बदलाव पर चर्चा का, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल होंगे। पार्टी का मकसद है अल्पसंख्यक मोर्चे को साथ लेकर जिले से लेकर मंडल स्तर तक अपनी टोली उतारने का, जो लोगों तक वक्फ संशोधन बिल की बातें रखेंगे। पार्टी कार्यकर्ता वक्फ संशोधन की सारे प्रावधान मुस्लिम समुदाय के बीच लेकर जाएंगे। ऐसे सभी लोग हमारी इस कार्यशाला में रहेंगे और इस कार्यशाला के बाद हम सभी जिलों में भी कार्यशालाएं करेंगे, मंडल स्तर पर कार्यशालाएं करेंगे और जो इसके संशोधन हैं उन संशोधनों के विषय में वक्फ बोर्ड की भूमिका, वक्फ का संबंध में जितना भी है अधिक से अधिक बातें हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के सामने बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे जनता को वक्फ संशोधन बिल को समझाए। इसीलिए पार्टी ने अपने उन्हीं लीडर्स की टीम बनाई है जो पसमानदा समाज से ताल्लुक रखते हैं। अब हम जिले स्तर पर और मंडल स्तर पर इस कार्यक्रम को नीचे तक ले जाने वाले हैं और एक जन जागरण अभियान के तौर पर हम मुस्लिम समाज के जो गरीब लोग हैं और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके समक्ष ये विषय रखना चाहेंगे। यानी साफ है, देश भर में जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल का हल्ला है उसका असर उत्तराखंड में 60% के करीब मुस्लिम वोटर्स पर न पड़े, इसके लिए पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जो जल्द ही फील्ड में नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष जिलों में पार्टी को मजबूत करें, लेकिन सवाल है कि दिल्ली में आखिर जिला अध्यक्ष किससे बात करें। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी शैलजा करीब 1 साल से उत्तराखंड नहीं आई हैं। ऐसे में बूथ और जिले के नेताओं की बात कौन दिल्ली पहुंचाएगा। लिहाजा कांग्रेस के प्लान को उनके ही अपने पंचर ना कर दें, ये डर भी सताने लग गया है। डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। 30 साल से जिस गुजरात में कांग्रेस सत्ता से बाहर है, वहां वापसी के लिए राहुल गांधी हाथ पांव मार रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि राहुल गांधी पूरे देश में जिला अध्यक्षों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। लेकिन ये काम होगा कैसे, सवाल ये है। सवाल उत्तराखंड कांग्रेस की प्रभारी शैलजा को लेकर भी है, जो करीब 1 साल से उत्तराखंड नहीं आई है। शैलजा लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा चुनाव में व्यस्त रहीं, तो केदारनाथ उपचुनाव में भी कुमारी शैलजा उत्तराखंड नहीं आई। वहीं पंजाब से सह प्रभारी प्रगट सिंह भी ज्यादा एक्टिव नहीं दिखे। सिर्फ हिमाचल से ताल्लुक रखने वाले सह प्रभारी सुरेंद्र सिंह नजर आए, पर उनकी बात को दिल्ली में कितनी तवज्जो मिलती होगी, ये सोचने वाली बात है। राज्य में पार्टी के हालात देखने के साथ नेताओं की बात हाईकमान तक पहुंचाने का काम प्रभारी करते हैं, लेकिन जब प्रभारी देहरादून ही नहीं आएंगे तो कार्यकर्ता की बात दिल्ली तक कौन पहुंचाएगा। इस देश की उन नेताओं में से हैं जो सबसे कम उम्र में केंद्रीय मंत्री रही और लंबे
बहुत लंबा अनुभव उनका है, संगठनात्मक अनुभव भी और प्रशासनिक अनुभव भी। कुमारी शैलजा जी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उनके एंगेजमेंट्स पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, हरियाणा भी उनको देखना पड़ता है, राष्ट्रीय स्तर पे भी उनके पास जिम्मेदारियां हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो इसलिए वो लगातार हमारे से संपर्क में है और जब भी फिजिकली उनकी आवश्यकता होती है हम उनको बुला लेते हैं। मामला पार्टी प्रभारी शैलजा से जुड़ा है, इसलिए कई कांग्रेस नेता खुलकर कुछ नहीं कहना चाहते। ऐसे में राहुल गांधी जिला अध्यक्ष को मजबूत करने की लाख बात कर लें, बात तब तक नहीं बनने वाली जब तक बड़े नेता सीरियसली काम नहीं करते। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। रामनगर के पाटकोट और मालधन में नई खुल रही शराब की दुकानों का विरोध जारी है। पाटकोट में महिलाएं शराब की दुकान के विरोध में 18 दिन से धरने पर बैठी हैं। कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने भी पाटकोट पहुंचकर उनके विरोध को अपना समर्थन दिया है और कहा जल्द दुकानें बंद करने की मांग की है। रामनगर में भी 4 नई दुकानें खोली गई हैं, जिनके विरोध में जो है महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। पाटकोट में और मालधन में आज हम लोग पाटकोट गए थे, तो वहां पर जो है 18 दिन से महिलाएं जो है संघर्षरत हैं। उत्तराखंड में संस्कृत शिक्षा परिषद ने अपना रिजल्ट घोषित कर दिया है। 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट संस्कृत शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने घोषित किए। 12वीं में अभिषेक ममगाई ने 94% के साथ पहला स्थान हासिल किया। पौड़ी के ही शौर्य कौशिक ने 92.4% के साथ दूसरा नंबर का स्थान हासिल किया। 10वीं में आलोक कुकरेती ने टॉप किया है और 90% मार्क्स के साथ पौड़ी के आलोक टॉपर रहे हैं। दूसरे स्थान पर चंपावत के पंकज जोशी हैं और तीसरे स्थान पर 88.6% के साथ पौड़ी के आयुष बलूनी ने बाजी मारी है। और इस बार मॉनसून अच्छा रहने की उम्मीद है और ऐसे में चारधाम यात्रा के दौरान बारिश मुसीबतें खड़ा कर सकती है। पिछले साल केदारनाथ से सबक लेते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसमें कोई कोताही नहीं चाहती है। देखिए रिपोर्ट। पूरे देश में इस बार मॉनसून सीजन अच्छा रहेगा। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान भले राहत देने वाला हो, लेकिन 15 जून से शुरू होने वाला मॉनसून सीजन उत्तराखंड में आफत भी बरपाता है। वहीं खराब मौसम के साथ चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ सरकार की चिंता भी बढ़ जाती है। बरसात में सबसे ज्यादा डर केदारनाथ पैदल रूट पर होता है, जहां सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच पैदल रास्तों पर हजारों श्रद्धालु चलते हैं। पिछले साल 31 जुलाई को आई आपदा के बाद केंद्र और राज्य सरकार को ऑपरेशन चलाना पड़ा, तब जाकर लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका। आपदा के ऐसे हालात में सभी एजेंसियां अलर्ट रहे, एक यात्री सुरक्षित रहे, इसकी मॉनिटरिंग राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी कर रही है। और 24 अप्रैल को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की निगरानी में मॉक ड्रिल होगी। हमारा मॉक एक्सरसाइज 24 अप्रैल को संभावित है। उसमें हम लोग एक पहलू पे ध्यान देते हुए मॉक ड्रिल कराएंगे। कई तरह के सिनेरियो क्रिएट करेंगे। जितनी प्रकार की आपदाएं आ सकती हैं, उतनी प्रकार की आपदाओं के लिए हम अपना सिनेरियो क्रिएट करके देखेंगे कि हमारा रिस्पांस किस तरह से रहता है, लोग किस तरह से काम करते हैं, कहाँ पे कमियां रह गई हैं, जो कमियां रह गई हैं उसका क्या समाधान है, किस तरह से उसको हम बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें बोला गया कि 105% या उससे अधिक रहने की ज़्यादा संभावना है। उसमें करीब 57% ऐसा प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि वो जो है अबव नॉर्मल रहनी चाहिए। तो 105% या उससे अधिक जो है जो रेंज जो है, अगर मैं कहूँ 100% तो 87 सेंटीमीटर जो है हमारा जो एवरेज रेंज है वो मिलना चाहिए। 30 अप्रैल से 4 मई के बीच चारों धाम के कपाट खुल जाएंगे, तो 15 जून से प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाती है। ऐसे में मानसून अगर ठीक रहा तो बरसात में मुश्किलें बढ़ना तय है। इसी को देखते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चाहती है कि चारों धाम और यात्रा रूट पर वक्त पर पूरी व्यवस्थाएं की जाएं। सभी एजेंसी पूरी यात्रा में कोऑर्डिनेशन से काम करें। ट्रैफिक से लेकर क्राउड मैनेजमेंट का काम सही तरीके से हो। होल्डिंग पॉइंट्स में यात्रियों के रुकने ठहरने की पूरी व्यवस्था हो। वहीं हेलीकॉप्टर से लेकर एयर एम्बुलेंस की तैयारी पूरी हो। खबर है कि मॉक ड्रिल के दौरान इन्हीं तैयारियों को देखने खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। देश के विभिन्न भागों में जहां से श्रद्धालु हमारे पास आते हैं, वहां के समाचार पत्रों में भी हम विज्ञापन देते हुए या समाचार पत्रों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से लोगों को सूचित करेंगे
कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको ये सावधानी बरती जानी आपके लिए उचित होगी। अगर आप ये सावधानी बरतेंगे तो आपको किसी प्रकार से असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। चार धाम यात्रा में हर साल दर्शन यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो 15 जून से 15 सितंबर के बीच सबसे बड़ा डर बरसात और आपदा का होता है। इसी को देखते हुए नेशनल और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अलर्ट है, ताकि बरसात और आपदा के हालात में यात्रियों को सुरक्षित होने का भरोसा मिल सके।